आवाज आ रही है अब आपको? शुजा, मैं भी खुद ही खामोश हूँ। मैं चाह रहा था कोई 10 एक लोग हो जाएं, काफी सारों ने माशाल्लाह से पिछला मैसेज सीन नहीं किया जब इंटीमेट किया था मैंने। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। कुछ ना कुछ लोग आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आफ्टर अ ब्रेक। चलिए, आज हमने पढ़ना है सेंटेंसेस। अच्छा जी, इससे पहले हमने इंग्लिश में टेंसेस पढ़े, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़े, नरेशन पढ़ी, और फिर हमने ग्रामर पढ़ी जिसमें नाउन वर्ब्स वगैरह, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज हमने पढ़ने हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर। कोई भी जुमला लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच या पार्ट्स ऑफ टेंस। सेंटेंस तो हम पढ़ चुके हैं। एक जुमले में नाउन होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, बाद उसका एडजेक्टिव मौजूद होता है। नाउन हमने कहा था कि किसी भी चीज को नाउन कहा जाता है, चाहे वो दुनिया की कोई भी चीज है। वर्ब वो है जो कोई काम किया जा रहा हो, ही वर्क या ही वर्क्स वेरी हार्ड। उसके बाद हमने एडजेक्टिव पढ़े और हमने एडवर्ब पढ़े, कोई काम किस तरह से किया जा रहा है। वर्क्स पैशनेटली, ही वर्क्स अडामेंटली। एल वाई वाले वर्ड जो है ये एडवर्ब हो गए। और एडजेक्टिव होता है, ये किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है। ही या शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ब्यूटीफुल, ही या इट इज एन अगली क्रॉ। तो ये जो किसी चीज की खूबी को बयान करना है, ये एडजेक्टिव है। तो ये बताने का मकसद, दोबारा एक दफा रिवाइज कराने का मकसद ये है कि आज जो हमने वोकेबलरी भी पढ़नी है और हमने सेंटेंस करेक्शन भी शुरू करनी है। तो और सेंटेंस के स्ट्रक्चर भी हैं, तो इनके स्ट्रक्चर्स को तभी समझा जा सकता है, क्लॉज क्या होती है और फ्रेज क्या होती है, जब आपकी बेसिक्स ठीक होंगी, जिसलिए वो मैंने पहले पढ़ाई हैं। तो अब इसमें पहले पहले हमने देखना है जी, सबसे पहली चीज है क्लॉज। क्लॉज क्या होती है जी? देखिए, कोई भी जुमला है कि वर्क्स हार्ड। अब इसमें ये ही कौन है? ये सब्जेक्ट। और वर्क्स क्या है? ये वर्ब है। और किस तरह से काम कर रहा है जी? हार्ड। तो ये क्या होगा? ये एडवर्ब होगा इधर। तो कोई भी जुमले का वो हिस्सा जिसमें वर्ब हो और सब्जेक्ट हो और वो पूरी सेंस बना रहा हो, तो उसको हम एक क्लॉज कहते हैं। अब क्लॉज
यहां तक जो थी ये एक क्लॉज है। इसके आगे का पार्ट आएगा, इसके आगे मैं इस मिसाल के तौर पे लिख देता हूँ, बट ही वर्क्स हार्ड बट ही इज इनकंसिस्टेंट। ही इज इनकंसिस्टेंट। अब ये जो पार्ट है, ही इज इनकंसिस्टेंट, बट लगा के मैंने, इधर कॉमा भी आएगा, ही इज इनकंसिस्टेंट, ही इज इनकंसिस्टेंट, ये भी एक पूरी क्लॉज है। यानी कि ये भी एक क्लॉज थी, ये भी एक क्लॉज है, दोनों कॉमा और बट के साथ लगाकर कनेक्ट हुए हुए हैं। तो ये जो दो क्लॉजेज आपके सामने लिखी हैं, ये डिपेंडेंट भी हो सकती हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकती हैं। डिपेंडेंट क्या होता है वैसे, हम जनरल मतलब डिपेंडेंट का क्या पढ़ते हैं, हम कहते हैं बच्चे अपने वालिदैन पे डिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होगी जी, कि जो लोग पढ़ लिख गए हैं वो अपने वालिदैन पर मजीद डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट हो गए। तो हमने अब ये देखना है कि कौन सी क्लॉज डिपेंडेंट होती है और कौन सी इंडिपेंडेंट होती है। अब अगर मैं लिखता हूं ही वर्क्स हार्ड बट ही इज इनकंसिस्टेंट, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें से सॉरी, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दूसरी डिपेंडेंट क्लॉज है। शी वेंट टू स्कूल बिकॉज शी वॉज लेट। अच्छा, जो डिपेंडेंट क्लॉज होगी ना, वो जुमला पूरा होगा। ये दोनों जो मैंने ऊपर लिखी है ना, ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। ही इज इनकंसिस्टेंट, ही वर्क्स हार्ड, ये दोनों अपनी अपनी जगह। मैं कहता हूँ इरफान वर्क्स हार्ड बट इरफान इज इनकंसिस्टेंट। अब ये दोनों जुमले अपनी अपनी जगह पूरे जुमले हैं, इसलिए ये खुद मुख्तार है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। इसमें से एक को मैं एक पे हाथ भी रख लूं तो दूसरे के फिर भी मतलब समझ आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये एक जुमला है, शी वेंट टू स्कूल बिकॉज शी वॉज लेट। अब इसमें से अगर मैं आपको आधा जुमला छुपा लूं, शी वेंट टू स्कूल को छुपा लूं, तो इसमें जो बाकी पार्ट बच जाएगा वो कोई सेंस नहीं बना रहा, क्योंकि वो लेट थी। अगर मैं किसी के सामने ये जुमला बोलूं क्योंकि वो लेट थी, तो ऑब्वियसली पहला ख्याल ये जाता है कि यार ये जुमला अधूरा है, इसके साथ कोई और बात हो रही होगी, ठीक है। तो ये जो अधूरा सा फील हो रहा है ना जुमले को, ये इसलिए ये पूरी सेंस तब बनाएगा जब साथ शी वेंट टू स्कूल की जो है ना इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज लगेगी, ठीक है। तो डिपेंड कौन कर रहा है, ये बाद वाला हिस्सा, ठीक है। ये पहला हिस्सा अपनी सेंस पूरी बना रहा है। तो जो जो सेंस पूरी नहीं बना रहा, जो पहले पार्ट पे डिपेंड कर रहा है बिकॉज शी वाज लेट, ये पार्ट, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। ये यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है आपके लिए। ये expresses a complete thought, dependent clause does not express a complete thought, may और may not, ठीक है। तो क्लॉज जो है ना, कोई भी क्लॉज वो डिपेंडेंट क्लॉज होगी तो वो मतलब वो अपनी सेंस नहीं बनाएगी, तो इसलिए मे और मे नॉट लिखा है। और अगर वो अपनी सेंस बनाएगी तो फिर वो इंडिपेंडेंट। तो ये हो गई क्लॉज। अब दूसरा है, वैसे ही मैंने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया है, लेकिन चलें, आप इस इतनी आपने इनको याद नहीं करना, बस समझना है कि क्लॉज और फ्रेज में फर्क क्या होता है। अच्छा, फ्रेज के अंदर इधर हमने देखा था क्लॉज है वो अपना जुमला कोई सेंस नहीं भी दे रहा, लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब है। फ्रेज के अंदर ये होता है कि वो बाज औकात नहीं, हमेशा ही उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। मिसाल के तौर पे अ ब्यूटीफुल ड्रेस, एक खूबसूरत जोड़ा। अब ये नाउन फ्रेज क्यों है? ये नाउन फ्रेज इसलिए है कि मैंने कहा था दुनिया की कोई भी चीज है, तो अ ब्यूटीफुल ड्रेस भी क्या है, एक नाउन है ना इटसेल्फ। तो एक फ्रेजल फॉर्म में है लेकिन एक नाउन है, ठीक है। वर्ब फ्रेज के एंड पे आते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशंस होती हैं टू, इन, बिटवीन, इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं। तो इन द मॉर्निंग, अब इसमें ना सब्जेक्ट है ना इसमें वर्ब है, इन द मॉर्निंग, ठीक है, क्योंकि इन का वर्ड आ रहा है इसलिए प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तीसरा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मैंने क्या कहा था, खूबी को कहते हैं,
फुल ऑफ एनर्जी। एनर्जी होना ये भी एक खासियत है, खूबी है। और एडवर्ब होता है किसी काम को, किसी के ही वर्क्स हार्ड। अब हार्ड मेहनत करता है, लेकिन कैसे करता है, उसमें जान जोखिम में लगा रहता है। तो इन अ पोलाइट मैनर, ठीक है, ये भी एक कोई काम हो रहा होगा या उसके बोलने के तरीके की बात हो रही होगी, तो वो किस तरह से बोलता है जी, इन अ पोलाइट मैनर। लेकिन ही स्पीक्स इन अ पोलाइट मैनर, अब ये पूरा जुमला होता, ना ही है ना स्पीक्स है, तो ये पूरा जुमला नहीं है। तो ये होती है फ्रेज, ठीक है। अब इसमें एक वर्बल फ्रेज आ गया, कि अगर वर्बल फ्रेज कौन सा होता है, ये थोड़ा कंफ्यूज इसलिए करता है क्योंकि इसमें बात, इसमें नजर आ रहा होता है वर्ब है, तो बंदा कहता है कि यार फ्रेज की डेफिनेशन में तो था कि वर्ब नहीं होना चाहिए ना सब्जेक्ट होना चाहिए, तो इसमें कहां से आ गया, ठीक है। अब हैज बीन वर्किंग, ये वर्किंग या वर्कड या इस तरह के जो होते हैं, ईडी मैंने आपको बताया था, या आईएनजी, जिनकी फॉर्म्स होती हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, तो ये सारे वर्ब है ना। तो अब वर्किंग को अगर आप देखें, तो आप कहेंगे यार वर्ब आ गया है, तो आपने तो कहा था कि फ्रेज के अंदर वर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ये है कि वर्बल फ्रेज एक वाइड फ्रेज है जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन उसमें वर्ब होगा, ठीक है। लेकिन स्टिल इसका क्लॉज से क्या डिफरेंस है कि क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। तो ये हो गया। अब हम आ जाते हैं सेंटेंस की टाइप्स पर, जिसके अंदर हमारे ऊपर वाले दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे। अच्छा, अब जिस कोई जुमला ऐसा है जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज हमने अभी पढ़ी क्या थी, जो सब्जेक्ट हो जिसमें, जिसमें आपका वर्ब हो, और जो पूरी सेंस बना रहा हो। अब ये जुमले देखें, शी रीड्स बुक्स, वो किताबें पढ़ती है, ठीक है। अब ये जुमला इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्यों, इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है, और ये पूरी सेंस भी बना रहा है, और ये इंडिपेंडेंट है, खुद मुख्तार है, इसको मजीद किसी एडिशन की जरूरत नहीं है इस चीज को समझने के लिए, ठीक है। कंप्लीट थॉट है इसमें। अच्छा, कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होगा? कंपाउंड सेंटेंस वो होगा जिसमें दो क्लॉजेज हैं, लेकिन वो दोनों अपनी अपनी जगह पूरा मतलब दे रही हैं, तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी, लेकिन दो होंगी, ठीक है। जैसे ही स्टडीड एंड ही पास्ड, ठीक है। ही पास का क्या मतलब है? वो पास हो गया। इसका वैसे दूसरा मतलब भी बन सकता है कि उसने पढ़ाई की और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। ये वाला भी हिसाब हो सकता है कि इतनी पढ़ाई की कि अल्लाह को प्यारा हो गया। तो दूसरी इसकी एग्जांपल देखें, ही स्टडीड देयर फॉर ही पास्ड, उसने पढ़ाई की इसलिए वो पास हो गया। और तीसरा है ही स्टडीड ही पास, ठीक है। ये एक ही बात को लिखने के मुख्तलिफ अंग्रेजी के तरीके हैं। तीनों जुमले ये ठीक है, एक ही बात को लिखने के डिफरेंट पंक्चुएशन स्टाइल्स हैं, ठीक है। ये जो एंड लगा है ना, इसको कहते हैं फैन बॉयज, ये हम आगे पढ़ेंगे, फैन बॉयज आगे आएगा। एफ से क्या बनता है, ए से क्या बनता है, तो खैर। अच्छा, तो ये जो जुमले हैं ना, ये इसकी थोड़ी सी पंक्चुएशन मार्क्स को देख लें कि अगर आपने देयर फोर लगाना हो ना, तो फिर आप इधर सेमी कॉलन लगाते हो, और अगर आपने कॉमा लगाना हो, फिर एंड लगाना हो। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं एंड लग गया तो कॉमा नहीं आना, ये भी एक गलत चीज लोगों ने याद की हुई है। जब कभी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आ जाएं और एंड से आपने उनको सेपरेट किया हो, तो कॉमा लाजमी लगाते हैं। ये इतनी सबसे बिगेस्ट कॉमन, सबसे कॉमन मिस्टेक है एसेस के अंदर पंक्चुएशन की, सबसे कॉमन मिस्टेक। और किसी भी अंग्रेजी लिखने आप देख लें, मैं अपने एसओस के साथ भी काम किया है। कुछ एसओ होते थे थोड़े शोखे से, उनको लगता था कि उनको ही अंग्रेजी आती है, हालांकि क्या कहूँ अब मैं। कुछ होते थे थोड़े हम्बल टाइप भी। तो एक एसओ थे मेरे साथ काम कर रहे थे, तो उन्होंने लेटर दिया, तो मैंने उनको 6 जगह पंक्चुएशन की गलतियां निकाल के दे दी। तो खैर वो बंदा थोड़े
ईगो वाला नहीं था, तो उसने उस चीज को पॉजिटिव लिया और फिर वो आइंदा, वो हालांकि वो ऐसो था लेकिन वो मेरे से वो तो उल्टा चलता था। वो पहले लेटर खुद बनाता था और वो मुझे देता था प्रूफ रीडिंग के लिए। तो खैर, तो ये मसले हैं कि जब कभी आपने एंड के साथ, अब ऐसे के अंदर फ्लो के अंदर बंदा कैसे लिख रहा होता है, पाकिस्तान हैज बीन अ प्रॉस्पेरस, पाकिस्तान वुड हैव बीन अ प्रॉस्पेरस कंट्री बट, ठीक है। तो अब जब आपने बट लगा दिया है, आगे कोई और बात करने लगे हो, ठीक है, वो जुमला भी अपनी पूरी सेंस बना रहा है और बट से पहले वाला भी पूरी अपनी सेंस बना रहा है, तो फिर आप कॉमा लगाएंगे एंड या बट से पहले, ठीक है। और अगर देयर फोर करके बात कर रहे हैं तो फिर सेमी कॉलन लगेगा, फिर देयर फोर आएगा, फिर कॉमा आएगा। या हाउ एवर का वर्ड भी ऐसे यूज होता है, हैंड्स फोर्थ का वर्ड हाउ एवर, हैंड्स फोर्थ, देयर फोर, ठीक है। तो ये सारे इस तरह से यूज होते हैं। तो एक तरीका ये है, तीसरा सिंपल लिखने का, ही स्टडीड ही पास, ठीक है। मतलब इसका भी वही होता है, जब आप सेमी कॉलन लगा देते हो ना, तो आप इनडायरेक्टली ये कह रहे होते हो कि ये इस वजह से हुआ है, जो मैंने पहली बात की है। दूसरी बात, वो पास इसलिए हुआ है कि उसने पढ़ाई की, तो सेमी कॉलन भी लगा दे। लेकिन ये दोनों ज्यादा तर इस्तेमाल होने वाले, ये भी आप सीख लें तो काफी। अ सेंटेंस विद, ठीक है। अब तीसरा हमारे पास एक सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होंगे, ठीक है। अब व्हेन इट रेन्ड, ये क्या है, व्हेन इट रेन्ड। अब इसमें सब्जेक्ट है इट, रेन्ड बारिश हुई, ईडी लगा हुआ है, वर्ब भी है। लेकिन ये जुमला पूरी सेंस नहीं बना रहा। अगर मैं आपके सामने बोलूं जब बारिश हुई, तो आप कहोगे ना कि आप आगे भी बोलो कुछ। तो जहां पर इस तरह की सिचुएशन है ना कि आगे भी कुछ बोले भाई, समझ नहीं आ रही, तो वी स्टेड इनसाइड, ये हम अंदर रहे, ठीक है। अब ये फिर भी कुछ सेंस बना रहा है, ठीक है। लेकिन व्हेन इट रेन्ड तो कोई सेंस नहीं बना रहा। तो ये जो सेंस बना रहा है, वी स्टेड इनसाइड, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये डिपेंडेंट है। अच्छा, ये जरूरी नहीं होता कि डिपेंडेंट पहले आए या इंडिपेंडेंट पहले आए। वो आपके सामने जुमला लिख देगा, वो कहेगा बताओ ये कौन सा जुमला है। तो आप देखोगे इसमें दो क्लॉज हैं, कॉमा से सेपरेट हुई हुई है, एक डिपेंडेंट है दूसरी इंडिपेंडेंट है। आप एमसीक्यू में नीचे ऑप्शन लगाओगे कम्प्लेक्स सेंटेंस। ये चीजें एफपीएससी के अंदर अक्सर 5 नंबर का सवाल आ जाता है। अंग्रेजी के जो 20 नंबर के सवाल होते हैं, इंस्पेक्टर एफआईए, इंस्पेक्टर कस्टम्स वगैरह वगैरह, और एडी के टेस्टों में, तो उनमें 5 नंबर का अक्सर ये सवाल आ जाता है, बाजू का 10 का भी आ जाता है, ठीक है। अच्छा, माई, वी स्टेड इनसाइड, हम अंदर रहे, व्हेन इट रेन, जब बारिश हुई तो हम अंदर रहे, ठीक है। अब ये भी सिमिलरली, व्हेन इट रेन, इसमें एक इंडिपेंडेंट और इसमें भी एक, लेकिन ये खैर लिखने का स्टाइल है, माई कार विच इज रेड। अब ये इस चीज, विच इज रेड, ये जुमला कोई सेंस नहीं बना रहा। माई कार, ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा। माई कार इज फास्ट। अच्छा, ये मैं खैर आपको लिख कर दिखाता हूँ। अगर मैं इस पार्ट को हटा दूं, ये ग्रामर का एक असूल समझिएगा, अगर मैं इस पार्ट को हटा दूं, बाकी का जुमला क्या सेंस बना रहा है, माई कार इज फास्ट। तो ये बेसिकली अंग्रेजी के अंदर एक लिखने का तरीका है कि जब किसी सेंटेंस के दरमियान वाले हिस्से के बाद भी कॉमा आए, उससे पहले भी कॉमा आए, तो बेसिकली आप ना इसको समझें कि ये दो कॉमे जो है ना, ये ब्रैकेट, आपने देखा होगा अक्सर इंग्लिश में ब्रैकेट लगी होती है, कि ब्रैकेट में हम कौन सा पार्ट लिखते हैं जो इतना जरूरी नहीं होता, एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। तो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये दो कॉमास के साथ लगाकर भी हम दे सकते हैं। तो ये इसने वही किया हुआ है, माई कार विच इज रेड इज फास्ट, ठीक है। तो द मैन हु कॉल्ड, अब यहां पर कॉमे क्यों नहीं लगाए, क्योंकि इससे जुमले का मतलब ही चेंज हो जाता। तो अगर मैं इधर कॉमा लगा देता, तो इसका मतलब है कि मैं इसको एक तरह से ओमिट कर रहा हूँ, ये गैर जरूरी इंफॉर्मेशन है। द मैन इज माई फ्रेंड, वो बंदा मेरा दोस्त है, ये जुमले की सेंस ही चेंज हो गई है, क्योंकि मैंने दरमियान से एक बहुत अहम इंफॉर्मेशन, कि वो बंदा जिसने कॉल की वो मेरा दोस्त है, ठीक है। तो मैं किसी खास बंदे की बात कर रहा हूँ जिसने कॉल की थी। तो मैं
इस पार्ट को अवॉइड नहीं कर सकता। तो अगर मैं इस पार्ट को अवॉइड नहीं कर सकता तो फिर मैं इसको कॉमास में भी नहीं लिख सकता, ठीक है। तो ये तो हो गए पंक्चुएशन के रूल्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पता सिंपली कैसे चलेगा, एक डिपेंडेंट और एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज मौजूद होगी। व्हेन इट रेन्ड इज एन इंडिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट पार्ट। दूसरे जुमले के अंदर व्हेन इट रेन्ड ये कॉमा के बगैर थी, लेकिन सेम सेंस दे रहा है। अच्छा, तीसरे के अंदर माई कार विच इज रेड, माई कार इज फास्ट विच इज रेड, ये सारी ठीक है डिपेंडेंट है। द मैन हु कॉल्ड इज माई फ्रेंड। तो इस तरह के जितने भी जुमले आएंगे जिसमें एक डिपेंडेंट और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट होंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हो जाएंगे। उसके बाद आखिरी है जी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वैसे इसमें और भी आते हैं, डबल कंपाउंड एक्सेट्रा और डबल कॉम्प्लेक्स, लेकिन वो उतनी डिटेल में नहीं पूछता आपसे। अच्छा, अब ऐसा जुमला जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी, लेकिन एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी, ठीक है। दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। वी इंजॉयड द वॉक, वी वेंट आउटसाइड। अब ये दोनों जुमले क्या हैं, ये दोनों जुमले पूरी सेंस बना रहे हैं, ठीक है। तो टू और एटलीस्ट टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और एक डिपेंडेंट ऑल दो इट रेन, अगरचे बारिश हुई, ठीक है। ये अब पूरी सेंस नहीं बना रहा जुमला, लेकिन इसमें सब्जेक्ट भी है और वो भी है, इसलिए क्लॉज है, लेकिन ये पूरा सेंटेंस नहीं है। सॉरी, क्लॉज भी नहीं है और सेंटेंस भी नहीं है। तो वी वेंट आउटसाइड, ये दोनों पूरे जुमले बन रहे हैं। तो इस पूरे सेंटेंस को कहेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा, ऊपर मैं भी कह रहा था फैन बॉयज। फैन बॉयज क्या होते हैं, ये बेसिकली मुखफ़फ़ है, एक्रोनियम बनाया हुआ है याद करने के लिए। एफ होता है फॉर, ए होता है एंड, ठीक है। एन होता है नॉट, बी होता है बट, और ओ होता है अदरवाइज, ठीक है। और हाँ, और सॉरी, और एफ होगा। वाई क्या होगा, वाई भी मुझे भूल रहा है यार, सॉरी। खैर ये देख लीजिएगा इनका। हाँ येट है, और एस से सौ होगा। खैर ये जितने भी फैन बॉयज हैं, इनको वैसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि जब भी ये वर्ड्स आते हैं तो इनसे पहले कॉमा लग जाता है, अगर दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट हो। शी प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज क्रिकेट, दोनों जुमले पूरे हैं, एंड से कनेक्ट किया आपने, कॉमा लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये इतनी इतनी आपने खिट्टी में नहीं जाना, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, आप उसको लेकर ही बैठ जाएंगे, ये मैं मिट कर दूंगा। आप इसमें सिर्फ एक चीज समझने की कोशिश करें कि टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी, तो कौन सा हमने सेंटेंस पढ़ा था, कंपाउंड सेंटेंस। तो उसमें आपने बस कॉमा एक याद रखना है। और कंजंक्टिव वर्ब क्या होगा, जब आपके पास इस तरह के लफ्ज आएंगे, हाउ एवर, देयरफॉर, ठीक है। तो इस तरह के नेवरदलेस, ठीक है। नेवरदलेस का क्या मतलब होता है, लेकिन इसके बावजूद, he was he was late, nevertheless he completed the task, ठीक है। although भी आ सकता है यहाँ पर, तो इस तरह के although, however, nevertheless, इस तरह के वर्ड्स लगेंगे तो पहले कॉमा आएगा, सेमीकोलन आएगा, फिर however या although के फौरन बाद एक कॉमा और आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली अच्छा, इसमें और फैन बॉयज में और कंजंक्टिव एडवर्ब्स में फर्क ये है, हाउएवर वगैरह वाले लफ्जों में, कि इसके अंदर ना कोई रिलेशन होता है, कोई कंट्रास्ट होता है। जैसे ही वॉज लेट, वो लेट तो था लेकिन उसने काम पूरा कर दिए, दो कंट्रास्टिंग इवेंट्स हैं कि एक गलत काम कर रहा है लेकिन एक सही काम भी कर रहा है,
ठीक है। ही प्लेज क्रिकेट, शी प्लेज फुटबॉल, इसमें ऐसा कोई कॉज और इफेक्ट की बात नहीं हो रही। इसके अंदर कोई इस तरह का रिलेशन नहीं है कॉन्ट्रास्टिंग सा। ठीक है। ये आगे जो है ना सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, एडवर्ब क्लॉज, इसमें इसमें भी वही चीज है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया, बिकॉज ही वॉज इल ही स्टेड होम। ठीक है। अब अगर आपने वजह पहले बता दी, ठीक है, तो फिर आप कॉमा लगाएंगे। और अगर आपने वजह बाद में बतानी है, फिर आप बिकॉज करके चले जाएंगे, ही स्टेड होम बिकॉज ही वॉज इल। तो ये बेसिकली एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस कराती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ये ही स्टेड होम बिकॉज ही वॉज इल, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज ही वॉज, क्योंकि वो बीमार था। ठीक है। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर। तो उसके बाद आ जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस में। रिलेटिव प्रोनाउंस में इनकी निशानी ये है कि इसमें कोई नाउन होगा, उसको डिस्क्राइब कर रहा होगा। माई फ्रेंड हु इज अ डॉक्टर, माई फ्रेंड हु इज अ डॉक्टर इज कमिंग। ठीक है, मेरा दोस्त जो डॉक्टर है वो आ रहा है मिलने। ठीक है। पीपल हु वर्क हार्ड सक्सीड। ठीक है। तो ये दो अलग अलग एग्जांपल्स हैं, को मिक्स नहीं करना। तो इसमें क्या होता है कि डिपेंडेंट क्लॉज तो होती है, लेकिन वो डिस्क्राइब कर रही होती है नाउन को। हु इज अ डॉक्टर, अब ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है इटसेल्फ, ये कोई मीनिंग नहीं बना रही। लेकिन ये क्यों लिखी गई है, ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए लिखी गई है। तो ये बाज का इस तरह भी हो सकता है। ठीक है। और अच्छा, ये नाउन क्लॉज छोड़ें, ये ज्यादा हो जाएगा, बल्कि ये भी आपने नहीं करनी। ठीक है। तो इस वाले को, इस पूरे सेक्शन को ना आपने सिर्फ इस इनकी एग्जाम्पलें याद रखनी है, ताकि आपको सेंटेंस लिखने का तरीका थोड़ा सा याद रहे। हाउ एवर, नेवरदलेस, इस तरह वाले वर्ड्स को, पेन बॉयज आ गए, फिर क्या होगा। और अच्छा, एक मैं एग्जांपल देता हूँ। ही प्लेज क्रिकेट एंड वॉचेस फुटबॉल। अब इस एंड से पहले कॉमा आएगा कि नहीं आएगा? ही प्लेज क्रिकेट एंड वॉच फुटबॉल। बताएं जी कोई। एंड वॉच फुटबॉल, मैंने कहा ना अभी एंड से पहले कॉमा लगेगा, लेकिन यहां पर नहीं लगेगा, क्योंकि एंड के बाद वाला जो है ना पार्ट, वॉच फुटबॉल, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो ये सब्जेक्ट नहीं है, तो ये जुमला नहीं है, इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है ये पूरी। तो जब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज ही नहीं है, तो फिर एंड से पहले वो नहीं आएगा। ठीक है। इसी तरह से एंड का इस्तेमाल होता है जब हम कोई लिस्ट बता रहे होते हैं। देयर वर टेबल्स चेयर्स, कॉमा टेबल्स, कॉमा चेयर्स, कॉमा स्पून्स, कॉमा मैट्रेसेस, एंड कटलरी इन द रूम। तो अब ये जो आखिरी एनलिस्टिंग के अंदर जो आखिरी एंड आता है ना, एंड के बाद आखिरी वर्ड हम लगाते हैं, तो इससे पहले भी कॉमा नहीं आता। वैसे मॉडर्न अंग्रेजी के अंदर इन्होंने कॉमा लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी एक्सेप्टेबल ज्यादा वही है कि कॉमा नहीं आता एनलिस्टिंग करते हुए जो एंड आता है। तो मेन आपने इसको अब हम ब्रीफ कर लेते हैं। तो क्लॉज क्या होती है? जो पूरा अपना सेंस बना रही होती है। फ्रेज वो होती है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, एक्सेप्ट वर्ब फ्रेज, जिसमें वर्ब होता है और सब्जेक्ट नहीं होता। फिर सिंपल सेंटेंस है ऐसा जुमला जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो और पूरी सेंस बना रहा हो। कंपाउंड सेंटेंस, दो जुमले पूरी सेंटेंस बना रहे हो और एंड या फैन बॉयज के साथ कनेक्टेड हो, या फिर ये देयर फोर और इस तरह के वर्ड्स से कनेक्टेड हो। ठीक है। कंजंक्टिव एडवर्ब जो है, ठीक है, इनसे कनेक्टेड हो या फैन वॉइस से कनेक्टेड हो, तो इसको इनको हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस। और इसमें फैन वॉइस जब भी हम लगाएंगे, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, तो एंड से पहले कॉमा लगाना है। उसके बाद दो कम्प्लेक्स सेंटेंस हैं, उसमें एक इंडिपेंडेंट और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे। और आखिरी है कम्प्लेक्स कंपाउंड,
जिसमें टू और मोर इंडिपेंडेंट और एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज हो। ठीक है, तो ये आपने चार टाइप्स याद रखनी है। फैन बॉयज याद रखने हैं। फैन बॉयज से पहले कॉमा कब लगता है, कब एंड आता है वगैरह आते हैं, तो कॉमा नहीं लगता। इंडिपेंडेंट क्लॉजें होंगी तो कॉमा लगेगा, डिपेंडेंट होंगी तो नहीं लगेगा। और कंजंक्टिव एडवर्ब्स की लिस्ट आप गूगल से देख लीजिएगा, ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले हाउएवर, नेवरदलेस और ऑल्दो, ये वर्ड्स हैं ज्यादा। ठीक है, और बाकी किसी की एक्सप्लेनेशन हो इसको, इसके भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं। इधर से जो दो वर्ड ग्रामर के याद करने के कंसेप्ट हैं, वो एक फैन बॉयज जिनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, और ये देयर फोर और इनको कंजंक्टिव एडवर्ब्स कहते हैं। ये भी, इनके भी नाम याद ना रहे तो ये भी जरूरी नहीं है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं, कहीं पर आपसे नहीं पूछेगा कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है या क्या है, ये कभी नहीं पूछेगा। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि फैन बॉयज लग रहे हैं तो फिर एंड से पहले कॉमा कब आएगा, और एक ये वाला आपको तीसरे चौथा जो कॉलम है इसमें जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द नाउन हो तो फिर उससे पहले और आगे कॉमा लग जाता है। देखें आपको, आप ये एक इधर और इधर कॉमा लगाएं तो क्या बनता है, तो आप अगर पीपल सक्सीड, लोग कामयाब होते हैं, क्यों होते हैं भाई, हु वर्क हार्ड, तो ये जुमले का खास हिस्सा था, इसको कॉमा लगा के हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये खैर इसकी क्रक्स थी। अब हम आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं जी वोकैब की तरफ। अब मेरे पास वर्ड डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं। मेरे पास मेरे नोट्स पड़े हुए हैं साथ, जिसके अंदर मैंने तकरीबन 750 वर्ड इकट्ठे किए थे फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर आप में से कोई हिम्मत करे इसमें से आधे भी कर ले तो काफी हो जाएगा। तो अब इसमें ये ये देखिएगा। अब पहला वर्ड है यर्न। यर्न, यर्न का मतलब होता है, अब आपने रटक जाहिर है आपने खुद ही मारने हैं। मेरे पास में होता तो आपको कोई मैजिक स्टिक से सिखा देता। लेकिन इनको समझने की चीज क्या है, समझने की चीज ये है कि आपने, अब यर्न का वर्ड आपके सामने आया है, यर्न की सेकंड फॉर्म होती है यर्नड। ठीक है, द मदर यर्नड फॉर हर चाइल्ड। ठीक है, ये इसकी यर्न फर्स्ट फॉर्म है, यर्नड और यर्न सेकंड फॉर्म है। यर्निंग, इसका मतलब होता है किसी को याद करना, बिलखसूस माँ के बच्चे को याद करने की उम्र में ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, द मदर यर्न फॉर हर चाइल्ड। अब एक आपको ये सेंस होनी चाहिए कि यर्न के साथ फॉर कब लगेगा। ठीक है, दूसरा आपको ये सेंस होनी चाहिए कि ये यर्न है, इसके आगे ईडी लगता है या नहीं लगता। तो अगर लगता है तो ये वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब है, और यूजली जो प्रपोजिशन यूज हो रही है वो यर्न फॉर है। ठीक है, तो आप करेक्ट प्रपोजिशन के साथ या तो जुमला बना लें, या फिर आगे लिख दें कि इसकी साथ करेक्ट प्रपोजिशंस कौन कौन सी जाती हैं। ठीक है, तो बेहतर है, तो इसकी जो मोस्ट यूज यर्न का अक्सर यर्न फॉर ही होता है। जैसे एक और वर्ड है जिसका मतलब सेम है, लॉन्गिंग। कोई लॉन्गिंग, एक तो वर्ड को मैंने आपको पहले भी कहा था गौर किया करें, वो खुद ही बता रहा होता है मेरा क्या मतलब है। अब लॉन्गिंग का मतलब है लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से शायद ये वर्ड इजाद हुआ होगा कि कोई किसी से दूर हो। लॉन्गिंग, तो उसके लिए कहते हैं कि किसी की याद आना, लॉन्गिंग। शी इज लॉन्गिंग फॉर हर बिलवड।
ही इज लॉन्गिंग फॉर हर बिलवेड, वो अपने महबूब को याद कर रहा है। तो लॉन्गिंग फॉर, यर्न फॉर, ठीक है। तो आपने एक प्रपोजिशन पे गौर करना है, और एक आपने जुमला बना लेना है, और एक देखना है कि ये वर्ब है या क्या है। अब एक अगला वर्ड है फॉर्ज्ड, ठीक है। अब ये वर्ड किसी ने शायद सरकारी जो जॉब्स कर रहे हैं या उनको शायद पता होगा, फॉर्जरी से निकला है। फॉर्जरी होती है डॉक्यूमेंट्स को, फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना, ठीक है। तो फॉर्ज्ड इटसेल्फ पहले ही सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अब इसको आपने देखना है कि ये वर्ब है या नाउन है, ठीक है। तो अच्छा, आपको अगर आपको समझ नहीं आ रही है, मैं अब फोर्ज्ड जो है ना, ये वर्ब है या नाउन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ज्यादातर वर्ब या नाउन होंगे, बाज का एडजेक्टिव या एडवर्ब भी निकल आते हैं। अब मैं लिखता हूँ दिस इज अ फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट। अब कोई इसको ईडी की वजह से अगर वर्ब समझ ले तो वो इस लफ्ज का हमेशा गलत इस्तेमाल करेगा, और गलत इस्तेमाल करेगा तो फिर उसकी अंग्रेजी भी गलत होगी। तो बेसिकली बच्चे इसलिए सही अंग्रेजी नहीं लिख पाते क्योंकि उनको पता नहीं होता व्हाट दे आर डूइंग विद द वर्ड्स, हाउ दे आर राइटिंग द सेंटेंसेस, ठीक है। मतलब बंदूक नहीं है ये कि चला दी, वो पता होना चाहिए क्या कर रहे हो, हवाई फायरिंग नहीं करनी। दिस इज अ फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पर कोई रद्दो बदल हुई हुई है, दो नंबरी हुई हुई है, ठीक है। दिस इज अ फोर्ज्ड 100 रुपी नोट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक वर्ड है, अब ये, अच्छा हाँ, ये था क्या, ये था वर्ब, और ये क्या है, एडजेक्टिव। डॉक्यूमेंट है, मैं कहता था दिस इज अ ब्यूटीफुल चाइल्ड, दिस इज एन अगली क्रॉ, ठीक है, दिस इज अ ब्यूटीफुल पैरट। तो मैंने आपको कहा था जो उसकी खूबी को बता रहा हो या खामी को, तो वो एडजेक्टिव होता है। तो फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट कैसा डॉक्यूमेंट है, खराब डॉक्यूमेंट है, रद्दो बदल दो नंबर डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो इसको हमेशा किसी ऐसे वर्ड के पीछे लगेगा, या आगे भी लग सकता है, लेकिन मेजोरिटी एडजेक्टिव पीछे लगते हैं। ब्यूटीफुल चाइल्ड, अगली पर्सन, ठीक है, सस्टेनेबल बैग, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अक्सर आपने ये सुना होगा, ऐसी डेवलपमेंट को कहते हैं जो सस्टेन कर सके वक्त के साथ साथ। ऐसा ना हो कि आपने कुछ चीजें डेवलप तो कर दिया प्रोजेक्ट, लेकिन वो 2 साल बाद धड़ाम से नीचे गिर जाए या हिस्सा इतना खराब होता है, ठीक है। तो अगला वर्ड है जी, प्रोटोटिपिकल। प्रोटोटिपिकल क्या होता है, प्रोटो, अच्छा ये वर्ड अगेन याद हो जाना चाहिए। टिपिकल चीज होना, पुरानी होना, हम कहते हैं ना बड़ा टिपिकल आदमी है। तो प्रोटोटिपिकल कहते हैं उस चीज को जो सबसे पहले आई थी। अच्छा, इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है, पेयोनीर। आपने अक्सर सुना होगा, वो फलानी कंपनी है जी, वो पायोनीर है, पायोनीर लोग इसको पढ़ते हैं। पायोनीर क्या होता है जी, पेयोनीर वैसे असल वर्ड है। पायोनीर होता है जो किसी भी चीज में पहला मौजूद हो। जैसे पैम्पर्स बनाते हैं बच्चों के, तो पाकिस्तान के अंदर वो तो एक मशहूर हो गया ना, ब्रांड नेम था बेसिकली पैम्पर। बेसिकली जो प्रोडक्ट है वो बेबी डायपर्स है। तो हम कह सकते हैं कि बेबी डायपर्स के पाकिस्तान में पायोनीर कंपनी जो है, इसने पहली दफा ये लॉन्च किया बेबी डायपर पाकिस्तान में, वरना वो नैपकिन होती थी। तो वो कौन है जी, पैम्पर्स कंपनी ने पहली दफा लॉन्च किया था। वो इतना मशहूर हुआ उनके नाम से कि वो चीज ही पैम्पर बन गई। इसको मार्केटिंग की जबान में कुछ, कोई मार्केटिंग का स्टूडेंट बैठा है तो मुझे भूल गया। मार्केटिंग में इसका पूरा एक कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट में इतना अपने नाम से प्रोडक्ट में इन्वॉल्वमेंट कर दो कि लोग ब्रांड नेम को प्रोडक्ट नेम समझने लगे। जैसे इसकी एक और एग्जांपल, तो कोला, बेसिकली जो कोका कोला आप पीते हो, दीज आर कोला ड्रिंक्स और दीज आर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि जाकर बाजार से एक कोला ड्रिंक ले आओ, सब क्या कहते हैं, कोक ले आओ। तो कोका कोला हैज बिकम द नेम फॉर अ कोला ड्रिंक्स या पेप्सी। तो खैर,
प्योनियर, अब इस वर्ड पे प्रोटोटिपिकल या प्योनियर, दिस कंपनी इज pioneer in making tires, या पैंथर टायर्स इज अ कंपनी which pioneers in making tires। ब्रांडिंग तो नहीं कहेंगे यार, इसका एक कोई खास कॉन्सेप्ट था। ब्रांडिंग तो देखे ना, कोई भी चीज को अपने ब्रांड नेम देना है, इसको ब्रांडिंग कहेंगे। ये है कि आप उस प्रोडक्ट का नाम ही, हाँ जी, उस प्रोडक्ट का नाम ही वो चीज ही उसी चीज से बिकने लगे। खैर, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात हो गई है, छोड़ें इसको, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि अब ये प्योनीर जो है, ये वर्ड जो है ये नाउन है। क्यों नाउन है? नाउन भी है और ये वर्क के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। यहाँ पर ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। दिस कंपनी इज पायनियर, ये कंपनी मौजूद है, खालिक है पाकिस्तान में टायर बनाने की, या टायर बनाने की, ये पहली दफा इसने बनाई जी। तो ये यहाँ पर वर्ड यूज है पायनियर, क्योंकि मौजूद, मौजूद होना क्या है बेसिकली, एक खालिक मौजूद। ठीक है, ये वर्ड्स किसके लिए, कोई एक शख्स चीज या जगह के लिए नाउन मैंने आपको बताया था ना। तो मौजूद भी एक ऑनर या इस तरह की एक अपनी हैसियत रखती है एक चीज, तो इसलिए ये नाउन है। लेकिन अगर ये इस सेंस में इस्तेमाल होता कि दिस कंपनी हैज पायोनियर्ड, ठीक है, टायर मेकिंग इन पाकिस्तान, तो ये जुमला भी ठीक है। तो प्रोटोटिपिकल भी, मैंने आपको बात वहां से शुरू हुई थी, वो आगे पायोनियर पर ही निकल गए। प्रोटोटिपिकल भी हम हर उस चीज को कहते हैं, मतलब ये दोनों वर्ड सिनोनिम्स हैं, एक जैसे हैं, सिमिलर मीनिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, दिस इज प्रोटोटिपिकल, या दिस प्रोडक्ट इज प्रोटोटिपिकल, या दिस इज प्रोटोटिपिकल ऑफ यू। चलो इसको सिंपल कर लेते हैं, दिस इज अ प्रोटोटिपिकल आइडिया। ठीक है, तो प्रोटोटिपिकल एक नया, अगर मैं कहता हूँ नया, जदीद, तो ये वर्ड्स हैं जो नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, अपनी अलग से हैसियत रखते हैं। ठीक है, और इसके अंदर ईडी वगैरह लगाकर इनको वर्ब नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो आपने ये, अब एक वर्ड है वीहीमेंट। अब वीहीमेंट से एक और वर्ड निकलता है वीहीमेंटली। ठीक है, अब एल वाई वाला वर्ड जब भी होगा वो तो होगा एडवर्ब। वीहीमेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर वो हम देखते हैं कि क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अब वीहीमेंट का मतलब होता है जज्बे से कोई चीज करना। ही रीड्स vehemently, ठीक है, वो जज्बे से रीडिंग करता है, एक ये हो जाएगा vehemently का। वो पढ़ता है या वो किताब पढ़ता है, he reads books vehemently, वो किताबें बड़े शौक से पढ़ता है, बड़ी शिद्दत से पढ़ता है, चाहत से पढ़ता है। और दूसरा होगा vehement, जुनेद हेलो कर रहा है। he reads books with lot of vehement, यूं कर लें तो फिर ये नाउन बन जाएगा। समझ आ रही है? वो बहुत से जज्बे, या फिर ये एडवर्बियल नाउन बन जाएगा। ठीक है,
इन शॉर्ट आपने ये चेक करना है कि अगर ये वर्ब है तो इसकी कोई फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं। ठीक है। बाज औक़ात लोग दो नाउन नाउन होता है और उसको जबरदस्ती वर्ब बना देते हैं ईडी लगा के। वो एक और वर्ड है, भुट्टो ने अपनी स्पीच में यूज किया था, ये मुझे वहां से याद हुआ था। भुट्टो की वो जो स्पीच है ना, जिसमें जिसमें यूएन के इजलास में खड़ा होकर वो एक पर्ची फाड़ देता है जब ढाका, ये सॉरी, आजाद हुआ था बांग्लादेश हमसे। तो उसके अंदर उसके इजलास में वहां पर गया था। तो बड़ी मशहूर स्पीच है, सुनिएगा। yesterday my 12 year old, पता नहीं 11 year old कहता है, my 11 year old son called me from Karachi। पता नहीं, फिर वो बताता है कि मैंने उसने मुझे कहा कि ऐसे वापस मत आना। फिर आगे कहता है वी हैव बीन कैस्टिगेटेड, वी हैव बीन लैम्बेस्टेड। ठीक है, तो ये वर्ड मैंने वहां से सुना था और लिख लिया था, तो अक्सर जगह इस्तेमाल हो जाता है। कैस्टिगेट का मतलब, ये लैम्बेस्ट का मतलब होता है, ये दोनों भी सिनोनिम वर्ड्स हैं, कैस्टिगेट और लैम्बेस्ट। ठीक है। अब लैम्ब, ये देखें ये वर्ड गौर करें, लैम्ब से निकला है, लैम्बेस्ट, किसी को जिबा कर देना। ठीक है। ये उसको याद करने के लिए आप, ऑफिशियली इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। ठीक है। ही इज लैम्बेस्टिंग हिज जूनियर। ठीक है। वी हैव बीन कैस्टिगेटेड फॉर अननोन रीजंस फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। हाँ, इग्निमिनियस सरेंडर भी कहता है। इग्निमिनियस का मतलब होता है शेमफुल। ठीक है। अब देखें, कैस्टिगेटेड, लैम्बेस्टेड, ये मुझे तो पता था, लेकिन ये आपने भी अब चीजें याद रखनी है कि वो वर्ब है। ठीक है। इसलिए उसके साथ ईडी लगा, वरना ईडी ना लगा सकते। तो अब ये तो खैर 750 लफ्ज हैं, ये हम करते रहे तो हम यही करते रहेंगे सारी जिंदगी। ये आपने खुद करने हैं, नोट्स बनाने हैं आपने। वर्ड या तो मेरे वाले मैं आपको भेज दूंगा, ये कोई 44 पेजेस हैं और टोटल 750 वर्ड्स हैं। और ये ज्यादातर किताबों से इकट्ठे किए हुए हैं, और लेकिन ये ज्यादातर वो वर्ड्स हैं, इनकी अच्छी बात ये होगी कि जो मैंने नोट किया है कि अक्सर आ जाते हैं। ठीक है। वोकेबलरी की कोई जीआरई वगैरह आप उठाएंगे ना, उनमें मसला ये होता है कि उसमें वो लफ्ज भी लगाए हुए होंगे जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ रट्टा, बस वो डाले हुए होते हैं उन्होंने, बच्चे याद कर रहे होते हैं। वो कई किसी मशहूर किताब में कहीं पर नहीं होंगे, ना नॉर्मल डॉन में कहीं आएंगे, ना नॉर्मल आजकल की अंग्रेजी में इस्तेमाल हो रहे होंगे। बस वो याद तो कर लिए, लेकिन इस्तेमाल ही कहीं नहीं हो रहे होते। तो ये मेजोरिटी वो वर्ड हैं जो किताबों से और इर्द गिर्द के इधर उधर से मैंने इकट्ठे किए हैं, और मुख्तलिफ सब्जेक्टों से किए हैं, जैसे हिस्ट्री पढ़ते हुए किए होंगे कुछ, करंट अफेयर्स वगैरह। तो ये कंटेम्प्रेरी वर्ड्स हैं जो इस्तेमाल होंगे। तो मेरा ख्याल है कि एक बिगेनर के लिए ये बेहतर है, बजाय इसके कि वो जीआरई के डिक्शनरी के, जीआरई के 750 1000 वर्ड्स वो उसको रट्टे मारने बैठ जाए। तो ये मैं आपको पीडीएफ बना के दे दूंगा, कोशिश करूंगा इसको कहीं से कंपाइल करा लूँ तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन लेट्स सी, अगर कंपाइल की हिम्मत खुद हुई या किसी से करवा सका, नहीं तो फिर जो है ना, इसकी कैम स्कैनर से मैं आपको कॉपी भेज दूंगा। तो ये थोड़ी सी वोकैब के बारे में डायरेक्शंस थी। आखिरी चीज जो हमने अब शुरू करनी है, जो कि आगे भी चलती रहेगी, आज हम कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत उसमें से पढ़ने, वो है जी, जुनेद कह रहे हैं कि गिव अस सम पास पेपर्स एंड नेक्स्ट डे उसका टेस्ट लिया करें जस्ट फॉर सजेशन। करते हैं यार ऐसा कुछ। पास पेपर मैंने आपको कहा था आपने छोड़ने नहीं है, आप साथ साथ करते रहें। यार मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी ना, कम अज कम इस्लामियात
और पाक स्टडीज और हिस्ट्री, ये तीन चीजें हो जाए ना, और बेसिक इंग्लिश। इंग्लिश मेरे ख्याल से आज हमारा आखिरी सेक्शन है ये। तो ये हो जाए तो फिर हम, अच्छा यार, कुछ मसरूफियत थी, वरना मैंने, मेरे पास, मैं अभी इस वक्त लाहौर बैठा हुआ हूँ, मेरे पास इनका ना रजिस्टर नहीं है, जो मैंने इनको पढ़कर और कुछ और रूल्स लिखे हुए थे, तो वो होते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन मैं आपको रूल साथ साथ बताता जाऊंगा, ये एग्जांपल्स हैं उन्हीं रूल्स के बाद। वैसे तो हम बेसिक ग्रामर पढ़ चुके हैं, आपको समझ आनी चाहिए। जुनेद साहब, देखना पड़ेगा यार, अभी मसला ये है कि एक अफ्तारी पे मैंने ऑलरेडी जाना है, और एक अफ्तारी मुझे, अफ्तारी का सामान भाई के पास रह रहा हूँ, छोटे भाई के पास, तो वो भी लेकर आया हुआ है, वो भी उसको मैं बताना भूल गया कि मैंने उधर जाना है। तो आपको टाइम देते हैं इंशाल्लाह, अगर क्या कहते हैं, अभी मेरी ज्वाइनिंग के बाद ऑर्डर्स तो किए नहीं है, तो मेरी समझे एक तरह से छुट्टियां ही हैं तब तक। तो होपफुली मैं वापस जाने का कोई अर्जेंसी नहीं है, तो शायद इधर ही रहूँ 2-3 दिन, तो फिर मैं आपसे इंशाल्लाह रब्ता करूंगा, तो मुलाकात होगी। तो अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी करेक्शन की तरफ। तो पहला जो मेन है वो होते हैं नाउन्स। अब यहाँ से भी मजीद आप थोड़ी गौर और फिक्र कीजिएगा कि नाउन क्या होता है। होपफुली अभी तक आपको समझ आ जानी चाहिए कि भाई नाउन क्या होता है। नहीं आई तो चलें एक दफा फिर से ही। मैंने आपको पहले बताया, दुनिया की हर चीज नाउन है, जमीन, आसमान, खुदा। समाना, आप लाहौर से हैं? गालबन आप इसलिए कह रही होंगी। चलें, अगर इस तरह का कोई सीन बनता है, लेकिन मेरे ख्याल से हमारी ज्यादा ऑडियंस शायद मुल्तान की ही है। मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, लाहौर से लोग अगर उसमें कोई ज्वाइन होना चाहे तो हम मिल लेते हैं सारे। इकबाल, और कोई है लाहौर से? अभी तो खैर हमारे पास 4-8 बंदे ही, हम 13 बैठे हैं। मेरे ख्याल से ग्रुप अगर मैं देखूं तो मुझे थोड़ा याद आ जाएगा। आतिका, बिलावल, हुफरान। हुफरान एक लड़का है हमारे पास, वो भी इंग्लिश के बाद से ज्वाइन करेगा। वो हैं, ये सईदा समाना है, जुनेद है लाहौर से, और ये मलिक अबू बकर, ये शायद लाहौर में होते हैं। उस्मान है, और 4 ही लोग हैं, 4 या 5। तो चलें, अगर कोई प्रोग्राम आप बना सकते हैं तो फिर हम देख लेते हैं। तो वापस आते हैं जी, द न्यूज आर नॉट ट्रू। अब न्यूज बकाई तो लग रही है खबरें। ठीक है, एक तो ये है नाउन पार्ट ना, द न्यूज इसमें नाउन है। आर नॉट ट्रू, तो अब ये गलत उलाम किया होता है लोगों ने, आर लगाते हैं, द न्यूज इज, खबरें चल रही हैं नहीं, द न्यूज इज नॉट ट्रू, खबरें, न्यूज हमेशा सिंगुलर होगा, उसके साथ इज लगेगा। एक और ये, एक मेरे अजीज थे, उनके सामने मैंने पहली दफा बोला था, उसने मुझे इतना जिल्लत है मेरी गलती निकाली थी कि मुझे आज तक भूला नहीं है, कि यूर हेयर होता है, ये जो हेयर्स, हेयर्स कोई वर्ड नहीं होता भाई, सब सुन ले। देर इज नो वर्ड एज हेयर्स। हाँ, आपके और मेरे बाल मिला के हेयर लिख सकते हैं, वरना हेयर कोई वर्ड नहीं है। यूर हेयर इज ग्रे, माई हेयर आर गेटिंग थिनर। ठीक है, आई हैव अप्लाइड अ टॉनिक ऑन माई हेयर, नॉट हेयर्स। ये इंतहाई, इधर से ना आपकी ग्रामर वगैरह चीजें काफी इंप्रूव होंगी, ये अगर आप सेट कर लें तो। पॉलिटिशियंस आर, या सॉरी, पॉलिटिक्स आर हिज चीफ इंटरेस्ट। सियासत
एस लगने का ये मतलब नहीं है एंड में एस आ रहा है तो प्लूरल चीज है, सियासत एक सिंगुलर चीज है। पॉलिटिक्स इज हिज चीफ इंटरेस्ट। भेड़ें, शीप, एक हो या मल्टीपल हो, शीप ही वर्ड होता है, शीप्स कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है तो और अब जाहिर है इन द फील्ड है तो मल्टीपल शीप होंगे ना इन द फील्ड। इज शीप आर इन द फील्ड, वैसे ये इज भी लिख देता लेकिन जो असल गलती है क्योंकि ये एक तरह से करेक्ट इनकरेक्ट है ना, तो करेक्ट इनकरेक्ट का ये रूल होता है कि आपने मिनिमम चेंजेस करनी है। इज भी लगा देता ना आगे तो ये भी जुमला ठीक होता लेकिन फिर वो दो चेंजेस हो जाती ना। स्क्रीन शेयर्ड है आरिफ, आई डोंट नो आपको क्यों नहीं नजर आ रही। ये स्क्रीन शेयर्ड नहीं है, स्क्रीन शेयर्ड नहीं है। एक सेकंड यार, सॉरी यार मैं समझ रहा था आपके सामने मामलात खुले हुए हैं। ये आपको मिल जाएंगी चीजें, अब आ गई होगी स्क्रीन। तो ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना जो सेट है तीन, ये पहला सेट इसमें थोड़ा एक्सटेंसिव है, वो बेशक आप छोड़ दें थोड़ा एडवांस लेवल का है। लेकिन सेकंड और थर्ड सेट जो है ना ये तो बेसिक्स हैं, ये आपने लाजमी करना है। इसमें से एक सेट तो मैं सेट टू आपको पूरा करा दूंगा, सेट थ्री आपने फिर खुद करना है। वो उसी की तरह का है, इसी तरह की गलतियां हैं। ठीक है, और इसी तरह से आपने हाईलाइट कर लेना है अपने नोट्स को। ये मैं सॉफ्ट फॉर्म में देखता हूँ पीडीएफ साइज कितना है तो पूरी किताब ही आपको भेज दूंगा, नहीं तो फिर इसको ड्राइव पे शेयर कर दूंगा किताब को। तो अगला है जी, देयर आर अ लॉट ऑफ फिशेस। फिशेस भी कोई वर्ड नहीं होता, फिश भी सिंगुलर भी फिश होता है, प्लूरल भी फिश होता है, लॉट ऑफ फिश। ठीक है, सीनरीज कोई वर्ड नहीं होता, सीनरी होता है। द सीनरी ऑफ मरीज, वो आप बहुत सारी मुख्तलिफ सीनरीज की बात कर रहे हो तब भी सीनरी ऑफ मरी, मरी के हसीनो जमील मनाजिर, यूं कर लें इसका मतलब। शी बॉट सम स्टेशनरीज, स्टेशनरीज किसको कहते हैं, ये जो रबर पेंसिलें वगैरह स्टेशनरी होता है। तो ये ई आर वाई है, ए आर वाई वाला होता तो फिर उसका मतलब होता है कोई चीज का साकिन होना। अगला है जी, 10 रुपीज नोट, ये भी एक गलत वर्ड है। 10 रुपी नोट होता है, रुपीज नहीं होता। ठीक है, आगे है जी, आई टेक पेन। ठीक है, ये भी एक गलत वर्ड है, इस पेन नहीं होता, पेन्स होता है। इट गिव्स मी ग्रेट पेन्स टू टेल यू द ट्रेजिक डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद नहीं उससे सो की जान नहीं छोड़ते। आगे है जी, ही इशूड ऑर्डर टू रिलीज हिम। सॉरी ये नौ था ना। हाँ जी ठीक है, ही इशूड ऑर्डर, ऑर्डर कभी भी नहीं होते, सरकारी महकमे वाले यहाँ काफी मौजूद हैं। ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर्स। ही इशूड ऑर्डर्स, द ऑर्डर्स हैव बीन इशूड, ऑर्डर कोई वर्ड नहीं होता। ही लॉस्ट हिज ट्राउजर, ट्राउजर कोई वर्ड नहीं होता, ट्राउजर्स होता है। पेंट कोई वर्ड नहीं होता, पैंट्स होता है। अगर इससे मिलता जुलता मुझे याद आ गया। वी हैव रेड मैनी पोइट्रीज, पोइट्रीज कोई वर्ड नहीं होता, पोइम्स होता है। या फिर इसका एक और सही हो सकता था, मैनी पीसीज ऑफ पोइट्री। अगर आपने इसको पोइट्री ही लिखना था, मैनी पीसीज ऑफ पोइट्री। ही हैज गिवन अप हिज स्टडी, उसने अपनी तालीम छोड़ दी है। स्टडीज होता है, स्टडी नहीं होता, ही हैज गिवन अप हिज स्टडीज। हम अक्सर वो अंग्रेजी में कहते हैं कि
दीज डेज आई कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन माई स्टडीज, ऑन माई स्टडी नहीं होता। द रूम हैज नो फर्नीचर, फर्नीचर्स कोई वर्ड नहीं होता, या फिर पीसीज ऑफ फर्नीचर। 10 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, आर नहीं आएगा। 10 miles, लोग इसको कहेंगे कि प्लूरल है तो वो आर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सफर की बात हो रही है, वो सफर तो मजमूई तौर पर तो एक है ना। ठीक है, आप माइल्स पे मत जाए ना। ही गेव मी मैनी एडवाइसेस, मैनी पीसीज ऑफ एडवाइस होता है, मैनी एडवाइसेस नहीं होता। नसीहात, ये उर्दू में तो कोई वर्ड होगा शायद, अंग्रेजी में नहीं है। वी हैव मैनी वर्क्स टू डू, वी हैव मैनी पीसेस ऑफ वर्क टू डू। ठीक है, ही हैज एन अर्जेंट पीस ऑफ बिजनेस एट होम। अच्छा, ये एक असूल याद रखना, ये दोनों आप देखिएगा। ये जो इस तरह के असूल थे ना, मैंने इन्हीं से निकाल कर लिखे हुए थे, मैं आपको भेज दूंगा। अब वो एक एक आता है, द चेयर्स लेग इज ब्रोकन, द बुक ऑफ खालिद इज लॉस्ट। तो अब ये दोनों एक ही तरह की चीजें लग रही हैं, लेकिन इधर अपोस्ट्रोफी के साथ है। वो कहता है जो नहीं था उसको अपोस्ट्रोफी लगा दिया उसने, जो था उसको उसने सीधा कर दिया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो चेयर है ना, उसकी जो टांग जिसकी बात हो रही है, वो उस चेयर का हिस्सा है। चेयर चार टांगों, बैठने की जगह, टेकी, मिलाकर चेयर बनती है ना, पूरी चेयर का पार्ट ऑफ द चेयर है। ठीक है, तो जब पार्ट ऑफ द चेयर होगी ना, तो उसको कभी भी अपोस्ट्रोफी लगाकर हम नहीं लिख सकते। या कोई बेड, बेड्स, बेड्स मैट्रेस, ऐसे कभी भी नहीं लिखेंगे। या बेड्स फुट रेस्ट, ठीक है, द टेबल्स क्लॉथ, इस तरह नहीं लिखेंगे। ठीक है, या द टेबल्स लेग, ठीक है, द काउज लेग। लेकिन जब कोई चीज उससे मलकियत रखती हो, अब यहाँ पर देखें द बुक ऑफ खालिद, ये जो बुक है ये खालिद की बॉडी का हिस्सा तो नहीं है ना, ये खालिद की मलकियत हो सकती है या उसकी किताब हो गई। तो जब मलकियत हो ना कोई चीज, तो फिर हम इसको इस तरह लगा सकते हैं, खालिद बुक। ठीक है, और जब मलकियत ना हो तो फिर हम उसको हम सीधा करके हमेशा लिखते हैं। ठीक है, इसका एक जुगाड़ भी बता दूं करेक्शन का। ये तो जो है ना, वन पेपर वाले हजरात, इनको तो सही असूल याद होने चाहिए कि क्या गलत है और क्या ठीक है, ताकि वो ऑब्जेक्टिव के अंदर उसकी पहचान कर सकें। लेकिन सी एस एस पी एम एस में इसका एक द चश्मा ऑफ उस्ताद, अब ये गलत है, उस्ताद चश्मा है। ठीक है, क्योंकि वो मलकियत है, बॉडी का पार्ट नहीं। अच्छा, अब वो इसका जो है ना, क्या बता रहा था मैं, हाँ, सी एस एस पी एम एस में ये होता है कि वो करेक्शन पहले पीएमएस में पहले देता था, अब नहीं दे रहा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले साल शायद दे ही दे। इस साल भी उसने लेटर हटा के ईडीएम्स कम नंबर के कर दिए और आउट ऑफ नोवेयर कॉम्प्रिहेंशन डाल दी। तो मुझे लग रहा है अगले पीएमएस में कोई पता नहीं, क्योंकि मॉडर्न ग्रामर अब यही रह गई है, अब वो पुरानी फिल्में खत्म हो गई हैं, ईडीएम्स शीडीएम्स हो गई। तो मेरे ख्याल से ये पूछनी चाहिए जो काम की चीजें। तो सीएसएस में या पीएमएस में अगर पूछता है तो उसकी जुगाड़ ये करनी है कि रूल याद करने के बजाय ना, एक दफा पढ़ भी लिया ना आपने, तो अगर चेयर लेग है पोस्ट ऑफिस वाला, फिर उसको सीधा कर दें, और अगर सीधा है तो उल्टा कर दें। ठीक है, तो असूल ना भी याद हो, सीधे को उल्टा और उल्टे को सीधा कर देने से भी जुमला ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसने यकीनन गलत कहा हुआ है ना, इनकरेक्ट को करेक्ट करना है। तो आपको एक चीज तो अंडरस्टूड है कि इनकरेक्ट दिया हुआ है, तो फिर करेक्ट क्या होगा, वो फिर एपोस्ट्रॉफी वाला ही होगा, अगर एपोस्ट्रॉफी नहीं लगी। खैर, अगला आ जाते हैं जी। स्टेट्स आर अ रिच कंट्री। ठीक है, अब यूनाइटेड स्टेट्स एक मुल्क है, कोई स्टेट्स नहीं है, ओवरऑल तो एक मुल्क बन गया था ना, उसमें मुख्तलिफ स्टेट्स हैं। तो जो मुल्क होता है उसके लिए हमेशा, एक मुल्क के लिए वो सिंगुलर है तो इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। ठीक है, द यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा, ये उसकी बात हो रही है, ये कोई मुश्तरका तमाम ममालिक की बात नहीं हो रही। एक तंजीम है तमाम मुल्कों की, जो पूरी दुनिया के मसाइल को हल करने के लिए, सारे मुल्कों की एक सीट है वहां पर वो
जमा होते हैं, यूनाइटेड नेशंस, अगर किसी को नहीं पता तो यूएन हैज डन नथिंग, तो ये भी सिंगुलर काउंट होगा। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड नेशंस, इनके पीछे हमेशा आर्टिकल दा जरूर लगता है। दी पाकिस्तान आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन इनके लिए लगता है। दी इंडिया कभी नहीं सुना होगा। तो ये हो गया पहले सेट का नाउन्स। प्रोनाउंस हम कर लेते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद हम आज का लेक्चर क्लोज करते हैं। थोड़ा लंबा हो गया कंसीडरिंग के रमजान में हमने 1.25 घंटे का कराना था, लेकिन क्लासें मिस भी हुई हैं तो हमने अब थोड़ा सा। तो जी, इट इज मी। अच्छा, प्रोनाउंस होते क्या हैं? प्रोनाउंस मैंने आपको बताया था, वो जो नाउन्स की रिपीटेशन को कम करने के लिए, ही इज, अहमद इज अ गुड बॉय, अहमद गोज टू स्कूल, बार बार हम वही उसको नाम नहीं यूज कर सकते, तो हम प्रोनाउन यूज करते हैं। तो कोई भी नाउन की जगह किसी चीज, कोई सब्जेक्ट यूज हो रहा हो उसी नाउन की जगह, तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। अब इट इज मी, ये गलत है, इट इज आई होता है। ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है फॉर स्टेटमेंट शोइंग पॉजिटिव गुड सेंस। अच्छा, ये भी एक असूल है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। आई यू एंड ही विल हेल्प द पुअर, एक ये है। अब ये जुमला पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये हेल्प द पुअर एक अच्छा काम हो रहा है ना। और अगले जुमले में देखें, नन ऑफ दिस टू गर्ल्स हैज फेल्ड। अच्छा, अगर तो काम पॉजिटिव होगा तो फिर इसका यूं होगा कि सबसे पहले सामने वाले हजरत का जिक्र आएगा। ठीक है। फिर किसी तीसरे बंदे का जिक्र आएगा, यानी कि मैं कह रहा हूं मैं, तुम और वो, ही। तो आपने इज्जत देनी है अच्छे काम को बताते हुए अपने आप को। तो आई विल हेल्प द पुअर, आई करीब रखना है, अच्छे काम के करीब खुद को रखना है। और यू सबसे पीछे रखना है, फिर ही रखना है, फिर अपना आपको लगाना है। ठीक है। और अगर नेगेटिव होता, आई यू एंड ही विल हेल्प द पुअर, इसकी जगह अगर मैं कर दूं आई यू एंड ही विल किल द ओल्ड लेडी, अब ये एक नेगेटिव काम हो रहा है, तो फिर क्या आता? फिर सिचुएशन यूं हो जाती, आई ही एंड यू हो जाता है। यानी फिर क्योंकि पुट्ठा काम कर रहे हो ना, तो फिर अपने आप को पीछे रखना है। आई, फिर कहना ही, फिर कहना यू। आई ही एंड यू विल डू द रॉबरी। ठीक है। तो ये एक असूल है जब आपने एक से ज्यादा बंदों का प्रोनाउंस इस्तेमाल करने हैं। ठीक है। आई मैंने आपको पहले भी बताया था, आई फर्स्ट पर्सन होता है, सामने खड़ा हुआ जिससे बात हो रही है यू, वो सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है। तो इसमें असूल क्या बनना पॉजिटिव में? सेकंड पर्सन सबसे पहले, फिर थर्ड पर्सन, और आखिर में वन। 231 इसको याद कर लो। और इसके अंदर क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन सबसे पहले, आप खुद, थर्ड पर्सन दरमियान में, और सेकंड पर्सन, इसको मैंने यूं याद किया हुआ था। तो नन ऑफ दीज टू गर्ल्स हैज फेल्ड। ये इसमें बहुत सारे, इसमें प्रोनाउंस को आपने अच्छी तरह करना है। इसमें मेजोरिटी ऑफ द प्रेजेंट टेंस की गलतियां लोग प्रोनाउंस की वजह से करते हैं। सिंगुलर प्लूरल टाइम नहीं हो पाता उनसे, सिंगुलर है प्लूरल। नन ऑफ दीज टू गर्ल्स, इन लड़कियों में से कोई भी नहीं। ठीक है। तो एक तो नन नहीं आएगा, नीदर आता है। जब दो की बात हो रही है तो कभी नन नहीं आता, नन बात कर रहे, नन हम कोई भी नहीं, नन का मतलब होता है कोई भी नहीं, तो नहीं आएगा ना। नीड का वर्ड होता है ना, ये हो, तो नीड दो की बात होती है, वर्ड नीड है। और फिर अगर दो, सर अगर दो ही है, नीदर ऑफ दीस टू गर्ल्स हैज फेल्ड। अच्छा, आपने वो किया, मैंने आपको पहले भी अपने शुरू में बताया था, नीदर नॉर और नीदर इस तरह के वर्ड्स के लिए तो ये सिंगुलर होते हैं, इसलिए तो हैव लगेगा, हैव नहीं लगेगा। ठीक है। तो ना सिर्फ सही प्रोनाउन, इस जुमले में प्रोनाउन की गलती है कि दीज टू के लिए नन लगा दिए, नीदर लगाना था। और फिर ये भी गलती हो सकती थी इसमें, तो की नहीं हुई उसने, अगर है होता तो फिर हम इसको हैज कर देते। तो खैर,
आगे चलें, एनी वन ऑफ दोज टू बॉयज, फिर टू आ रहा है तो एनी वन शन कुछ नहीं होता, नन भी मैंने आपको बताया कुछ नहीं होता, इधर। ठीक है, नन रिमेन, कोई भी नहीं बचा। ठीक है, नन जो है ये सिंगुलर है, इसके साथ एस या ई एस आता है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो नन रिमेन्स, कोई भी नहीं बचा कहानी बताने के लिए। ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज पेड, ये गलती उस दिन खालिद ने पकड़ी थी, याद होगा आपको। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से हर कोई, हैज पेड हिज, देयर फी नहीं आएगा क्योंकि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ये ओवरऑल सिंगुलर है, आगे हैज लगा हुआ है इसलिए, और आगे सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होना है। तो अगर ये सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है तो आगे फिर देयर क्यों आएगा, आगे भी हिज आएगा। या अगर आप इसको फेमिनिन सेंस में लें, किसी लड़की ने ये जुमला लिखा फिर हर आता, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज, अगर हम ये सपोज कर लें कि तमाम स्टूडेंट लड़कियां थी, फिर इधर हर आ सकता था। वन मस्ट नॉट फॉरगेट हिज ड्यूटी, जब जुमला वन से शुरू होता है तो उससे मुंसलिक कोई काम हो वो भी वन करके लिखते हैं। वन मस्ट नॉट फॉरगेट वंस ड्यूटी, हिज ड्यूटी नहीं आएगा। अच्छा, एनी वन कैन डू इट इफ वन ट्राइज। ठीक है, एनी वन जब भी आएगा तो आगे वन नहीं आएगा। वन का एग्रीमेंट वन के साथ है, वन शुड डू वंस ड्यूटी, लेकिन एनी वन के केस में आगे वन नहीं आएगा। एनी वन कैन डू इट इफ ही ट्राइज, या इफ शी ट्राइज, अगर हम इसको फेमिनिन सेंस में लें। द कमेटी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। अच्छा, ये भी एक बड़ा खूबसूरत ये असूल है कि अगर डिवाइड हो तो फिर देयर आएगा। द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, द कमेटी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन नहीं आएगा, इन देयर ओपिनियन, क्योंकि दो धड़े बन गए तो उनके, उनकी ओपिनियन भी मुख्तलिफ थी, तो इसलिए देयर आएगा, इट्स नहीं आएगा। अगर कमेटी मुत्तफिक होती एक बात पर, फिर क्या आता, द कमेटी एग्रीड टू द प्रपोजल, तो फिर या फिर इधर इट्स ही आता। ठीक है, और फिर इधर वर भी ना आता, द कमेटी वॉज एग्रीड इन इट्स ओपिनियन आता फिर। अगर एग्रीड होता, अगर डिवाइडेड है, समझ रहे हैं, ये ऊपर से जा रही है बात। अगर तो कमेटी मुत्तफिक है तो फिर वर है, फिर वो पुल, सॉरी, अगर वो डिवाइडेड है तो फिर वो वर है, उसके दो धड़े हो गए ना। और अगर कमेटी मुत्तफिक है तो फिर वॉज आता, द कमेटी वॉज एग्रीड इन इट्स ओपिनियन। ये आप दूसरा सेट करेंगे ना उसमें, ये दूसरा दूसरा मैं जुमला बता रहा हूँ ना, कमेटी डिवाइड के बजाय यूनानिमसली एक ही पॉइंट पर है, तो फिर वॉज उसमें वो करके दिखाता है, आगे एग्जांपल आएगी। उसके बाद आगे देखें जी, द मैन इज माई ब्रदर हु मेट यू यस्टरडे। ये ना जुमला लिखने का स्ट्रक्चर में मसला है। द मैन इज माई ब्रदर, जब भी इस तरह का जुमला आता है जिसमें, अभी हमने पढ़ा भी था ऊपर, हाँ, द कम्युनिटी वॉज एग्रीड टू माई, ठीक है, द मैन हु मेट यू यस्टरडे इज माई ब्रदर, तो आपने अगर एक नाउन यूज किया द मैन, तो हु मेट यू, जो वो बंदा जो तुमसे मिला वो मेरा भाई था, तो हु मेट यू, आप ये क्या, ये उस नाउन को एक्सप्लेन कर रहे हो ना, हु मेट यू यस्टरडे। तो हमने अभी पढ़ा ऊपर सेंटेंसेस करते वक्त कि जो नाउन की एक्सप्लेनेशन होती है वो उसके फौरन बाद आती है। द मैन हु मेट यू यस्टरडे, अगर ये एक्सप्लेनेशन गैर जरूरी होती तो मैं इर्द गिर्द कॉमे लगा देता, लेकिन क्योंकि ये जरूरी इंफॉर्मेशन है इसलिए मैंने इसके इर्द गिर्द कॉमे नहीं लगाया।
ठीक है, लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन है ये फौरन नाउन के बाद आएगी, ये आखिर में नहीं है। आगे चलें जी। फोर गर्ल्स वर प्लेइंग विद ईच अदर। जब दो से ज्यादा की बात होती है, ईच होता है, ईच ऑफ द टू गर्ल्स, ईच का वर्ड दो के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर होता ना टू गर्ल्स वर प्लेइंग विद ईच अदर, ठीक है, लेकिन ये दो से जायद की बात हो रही है तो फिर वन अनदर आता है, एक दूसरे से। ठीक है, दो तक के लिए ईच अदर होता है, दो से ज्यादा की तादाद हो तो फिर वन अनदर होता है। अच्छा, द टू सिस्टर्स, अभी देखें ये उल्टा हो गया। लव्ड वन अनदर, दो हैं तो फिर ईच अदर, मैंने अभी आपको बताया। ये देखें, अब एक और खूबसूरत गलती आ रही है। वन ऑफ द बॉयज एब्सेंट, लड़कों में से एक, लड़के में से एक, ये कोई सेंस बनती है? बॉयज होगा, बॉयज, लड़कों में से एक। अब इसमें भी एक और गलती लोग कर देते हैं, वन ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट कर देते हैं। बात एक ही हो रही है, लड़कों में से एक लड़का एब्सेंट है, तो उस, ये जो वर्ब आगे इज लगा है, ये वन के हिसाब से लगना था, इसलिए ये इज लगा, आर नहीं लगा। लेकिन लड़कों में से एक की बात हो रही है तो इसलिए बॉयज लगेगा। तो वन ऑफ द जब भी जिक्र आएगा, वन ऑफ ओवर ऑफिसर्स, वन ऑफ ओवर ऑफिसर कभी नहीं आएगा, वॉज एब्सेंट टुडे। ठीक है, वर एब्सेंट टुडे कभी भी नहीं होगा। ये भी बड़ी मशहूर जमाना गलती है अंग्रेजी की। तो जब ये आपको याद हो जाएंगे ना इंशाल्लाह, आपके, आप ये फिर उम्मीद है कि ये ब्लंडर्स नहीं करेंगे। ओनली वन ऑफ द क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड, जब कोई क्रिमिनल्स में से एक की बात हो रही है तो फिर वॉज लगेगा ना, सिंगुलर है। इट्स प्रीटी सिंपल। योर शर्ट इज लाइक खालिद, आज खालिद बड़ा आ रहा है, तो योर शर्ट इज लाइक खालिद, खालिद बुक जैसे थी ना, तो ये भी उसकी बिलोंगिंग है। तो खालिद, खालिद की तरह की है वो, कह योर शर्ट इज लाइक खालिद, का मतलब ये होगा तुम्हारी शर्ट खालिद की तरह की है, यानी कि खालिद की शर्ट की जैसी तुम्हारी शर्ट है। आगे है सच थिंग्स विच यू से आर नॉट ट्रू। ये एक आम एक्सप्रेशन की गलती है। सच थिंग्स एज यू से होता है, ठीक है, विच यू से नहीं होता। शी इज ओल्डर देन मी, ये ऊपर भी एक जैसा है, इट इज मी, तो ये पी में सी एस एस वालों के लिए आसानी है, मी है तो आई कर दो, आई है तो मी कर दो, अक्सर ये गलती की होती है। ही इज ओल्डर देन आई, नॉट मी। इसके पीछे भी ऑब्जेक्टिव ना, ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन वो इतनी कॉम्प्लेक्स करके ग्रामर पढ़ाते हैं कि ना समझ आती है ना, जो है ना, वो फिर वही याद करते रहते हैं, कंजेक्टिव फलाना ढिमकाना, वो इतना नहीं करना भाई। हु डू यू वांट टू सी, वोम डू यू वांट टू सी, किसको देखना चाहते हो। ठीक है, इधर साजिद और खालिद कम हेयर डेली, इधर साजिद और खालिद कम हेयर डेली। इधर और जब भी इस्तेमाल होगा, मैंने आपको बताया था, वो पूरे का पूरा सिंगुलर है तो इसलिए एस या ई वर्ड, एस या ई एस वाले वर्ड्स आएंगे। ठीक है, यानी कम नहीं आएगा, कम हो जाएगा। नीदर नॉर भी हमेशा सिंगुलर है, तो आगे क्या आएगा, आर नहीं आएगा। सिंगुलर के लिए क्या होता है, इज होता है। इट इज आई हु इज टू ब्लेम, आई के साथ इज कभी नहीं लगता, आई के साथ एम लगता है। इट इज आई एम अ हीरो, आई एम अ गुड बॉय, ठीक है, आई एम अ डॉक्टर, कभी आई इज द डॉक्टर तो नहीं होता। तो इट इज आई हु इज टू ब्लेम, अब वो हु की वजह से चक्कर खा जाते हैं, इज लिख देते हैं, जबकि इज तो लगना था आई के हिसाब से। तो इट इज आई हु एम टू ब्लेम। ही इज वन ऑफ द मिनिस्टर्स हु हैज सर्व द कंट्री, ही इज वन ऑफ द मिनिस्टर्स हु हैज सर्व। अच्छा, इस जुमले में मुझे रिजर्वेशन है, मैंने पहले खुद करते हुए भी, यहाँ शायद हैज आना चाहिए।
ये जुमला ऑलरेडी ठीक था। तो द बॉय हु वर्क्स हार्ड ही विल पास। द बॉय हु वर्क्स हार्ड ही विल पास नहीं होगा, दो दफा सब्जेक्ट लगाने की क्या जरूरत है। उसी की बात हो रही है। ये होता है जब बंदे एक्स्ट्रा अल्फाज लगाते हैं, ये वो गलती है। द बॉय हु वर्क्स हार्ड, जो लड़का मेहनत करेगा पास कर जाएगा। ही विल पास, दोबारा सब्जेक्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। दोज हु आर प्राउड दे आर नॉट हैप्पी, इधर भी वही गलती है। दोज हु आर प्राउड आर नॉट हैप्पी। ठीक है, तो ये यहाँ पर खत्म होता है आज का लेक्चर भी, और ये दो हिस्से भी। इसके बाद हमने करना है, इसके बाद हमने आगे अगर हम इस एक सेट को देखें तो ये हमने आज कर किया जो, ये तकरीबन एक से दो सफे हमने किए हैं। तो अगले दो सफों पे आर्टिकल्स की गलतियां हैं और एडजेक्टिव्स की गलतियां हैं। फिर उससे आगे जो है एडवर्ब्स और प्रेपोजिशन की गलतियां हैं। फिर कंजम्पशंस की, फिर मिसलेनियस। तो उतना बड़ा भी नहीं है, किया जा सकता है। तो ये हम कोशिश करेंगे कि कल इस सारे को कवर कर लें, ठीक है, सेट टू को। तो सेट थ्री जो है फिर आप उसी तरह का ही है, उसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। बस थोड़ी बहुत एग्जांपल्स मुख्तलिफ हैं, उसूल वही हैं जो मैंने आपको समझा दिए हैं। तो सेट थ्री आप कर लेंगे सेट टू करने के बाद। तो अगर ओवरऑल आप ये सेट टू और थ्री भी कर लें, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं। ये पेज नंबर से शुरू हो रहे हैं 565 से, और ये जा रहे हैं 5 579। तकरीबन 15 सफ़े हैं, 2 दिन में बहुत अच्छे से तैयार हो सकते हैं, और आपकी अंग्रेजी के लेवल को काफी ऊपर भी लेके जा सकते हैं। तो ये कर लें तो बेहतर है। बाकी तो ये आज का लेक्चर था भाई। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें, नहीं तो अल्लाह हाफिज करते हैं।